हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस फैन फिक्शन की स्टोरी कैसी लग रही है। कल से हमने एक नई स्टोरी स्टार्ट की थी जिसका नाम है वी कंप्लीट ईच अदर। इसमें हमने देखा था कि वांगजी एक अल्फ़ा है जिसे किसी भी ओमेगा की सेंट महसूस नहीं होती है और वो सभी मेजर क्लैन के सेनाओं का सेनापति है। कल के पार्ट में वो वन रूहान की सेनाओं से युद्ध करके वापस आए थे, जहाँ पर जियांग फेंगमियान ने उन्हें ये प्रस्ताव दिया था कि अगर उन्हें अपनी सेनाओं को मजबूत करना है तो ओमेगाओं को भी उसमें शामिल करना चाहिए, जिसका वांगजी ने विरोध किया था क्योंकि वांगजी को लगता है कि ओमेगा कमज़ोर होते हैं। क्योंकि उसे खुद किसी भी ओमेगा की सेंट महसूस नहीं होती, तो उसे लगता है कि कोई भी ओमेगा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा कि वो किसी अल्फ़ा को कमज़ोर कर दे। वांगजी अकेले बैठकर इसी बारे में सोच रहा था और शिचन उसके पास आया। शिचन ने उसे बताया कि कैसे एक ओमेगा एक अल्फ़ा की कमज़ोरी बन सकता है। वांगजी ने जब शिचन को पूछा कि क्या उसे बाकी ओमेगाओं की सेंट महसूस होती है तो उसने उस पर हाँ कहा। वांगजी ने जब अपने भाई से पूछा कि ओमेगाओं की सेंट कैसी होती है तो उसने उसे बताया कि ओमेगाओं की सेंट भी बिल्कुल अल्फाओं की तरह होती है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सेंट होती है। जैसे वांगजी की सेंट सैंडलवुड है। ये सब कुछ सुनकर वांगजी ने अपने भाई की तरफ देखा। वो कहता है, ब्रदर, क्या आपको अभी भी मेरी सेंट महसूस होती है? शिचन ने उससे कहा, क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इस पर वांगजी कहता है, जैसा आपको पता है मैं अपनी सेंट को छुपाने के लिए मेडिटेशन करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि अब आपको मेरी सेंट महसूस होती होगी। शिचन ने इस पर स्माइल करके कहा, तुमने सच कहा, अभी मुझे तुम्हारी सेंट महसूस नहीं होती है। तुमने सच में इस चीज़ पे मास्टरी कर ली है। फिर शिचन हंसने लगा तो वांगजी ने कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखकर कहा, ब्रदर, क्या बात है? इस पर शिचन हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं वांगजी, बस मुझे वो टाइम याद आ गया जब पहली बार तुम्हारी रट आई थी और सारे क्लाउड ड्रेसेस में तुम्हारी सैंडलवुड की स्मेल फैल गई थी। तुम्हें यह भी पता नहीं था कि अपने फेरोमोन्स को कैसे कंट्रोल करना है। सच में तुम कितना बदल गए हो वांगजी, सच में बड़े हो गए हो। मुझे तुम पर प्राउड है। इस बात का वांगजी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। वो मोमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। जब उसकी पहली रट आई थी तो उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो अपने फेरोमोन्स को बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहा था। उसे पता ही नहीं था कि इनको कंट्रोल कैसे करना है। फिर शिचन ने उसे सिखाया था। तब से और अब तक वांगजी ने अपने फेरोमोन्स पर कंट्रोल पाने में मास्टरी हासिल कर ली है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी कुल प्रमुखों की मीटिंग थी। जिन गुआंगशान अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था और बाकी सभी मेजर क्लैन लीडर अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। जियांग फेंगमियान उठकर कहता है, कुल प्रमुख जिन, मुझे लगता है अब हम सभी लोगों को अपने अपने क्लैन लौट जाना चाहिए और वहाँ पर अपनी सेनाओं को और मजबूत करना चाहिए। जिन गुआंगशान ने भी इस बात पर सहमति जताई। सभी लोग अपने अपने क्लैन को जाने के लिए तैयार थे। जियांग फेंगमियान सभी लोगों से कहते हैं कि उन्हें अपने यहाँ पर जाकर अपनी सेनाओं को तैयार करना चाहिए और अगर किसी को भी कोई भी मदद चाहिए होगी तो वो बता सकते हैं। साथ में अगर कोई नई योजना बनानी हो या किसी नए प्रस्ताव को स्वीकार करना हो तो वो उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। इस बात पर जिन गुआंगशान कहता है, मेरे पास एक प्रस्ताव है। सब लोगों ने उसकी तरफ देखा। वो कहता है, जब हम लोग आपस में मिलकर वेन रूहान के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोगों के रिश्ते आपस में बहुत अच्छे हैं, तो क्यों ना हम इन रिश्तों को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। लन शिचन उसे देखकर कहते हैं, कुल प्रमुख जिन, आपका क्या मतलब है? इस पर जिन गुआंगशान हंसते हुए कहता है, कुल प्रमुख लान, मेरा मतलब है कि हमारे ओमेगा राजकुमार राजकुमारियाँ, हमारे अल्फ़ा राजकुमार राजकुमारियाँ, लगभग सभी की उम्र विवाह की हो गई है। युद्ध तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हमें अपने बच्चों के भविष्यों के बारे में भी सोचना है। तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे के साथ विवाह संबंध स्थापित करके अपने संबंधों को और मजबूत बनाएं। हम अपने राजकुमार राजकुमारियों का विवाह एक दूसरे से करवा सकते हैं।
वांगजी भी उन सभी के साथ दरबार में बैठा हुआ था। उसने इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। शिचिन ने उसे देख लिया था। वो कुल प्रमुख जिन की तरफ मुड़कर कहता है, कुल प्रमुख जिन, आपका प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि ओमेगा और अल्फाओं को अपने अपने लाइफ पार्टनर खुद से ढूंढने चाहिए। उन्हें खुद से ये तय करने का हक होना चाहिए। सब लोगों ने इस बात पर सहमति जताई। तो जिन गुआंगशान हंसते हुए कहता है, कुल प्रमुख लान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हमें अपनी मर्जी से उनके रिश्ते तय करने चाहिए। मेरा तो बस ये मतलब है कि वो लोग अपना लाइफ पार्टनर खुद से चुने, लेकिन हमें विवाह संबंध से अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए। तो क्यों ना अगली बार जब हम दोबारा दरबार बैठाएं या दोबारा इस चीज़ की मीटिंग करें, तो उसमें हम सभी ओमेगा और अल्फाओं को बुलाएं, ताकि वो लोग एक दूसरे को देखकर अपने लिए अपना जीवन साथी चुन सकें। शिचेन उसकी बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया था, लेकिन बाकी छोटे और बड़े क्लैन ने उसकी बात पर सहमति जताई। तो लैन क्लैन और जियांग क्लैन को भी उस पर सहमति जतानी पड़ी। जिन गुआंगशान कहता है, अगली बार मैं आप लोगों को निमंत्रण भेजूंगा। जब भी अगर हमें युद्ध की योजना बनानी हो या कोई और विषय पर भी चर्चा करनी हो, तो हम इस विषय पर भी चर्चा कर लेंगे। इसके बाद सभी क्लैन के लीडर अपने अपने क्लैन के लिए चले गए। वांगजी अपने भाई और अपने अंकल के साथ अपने कबीले के लिए निकल गया और जियांग फेंगमियान जियांग चंग के साथ अपने कबीले के लिए। दूसरी तरफ युनमंग में दिन सुनहरा था। बहुत अच्छी धूप आई हुई थी और कबीले में चहल पहल थी। सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उन सब लोगों के बीच में जियांग कबीले की ओमेगा राजकुमारी जियांग यानली अपनी कुछ दासियों के साथ किसी को इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आई। वो कहती हैं, राजकुमारी, हमने राजकुमार को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि वो यहाँ आए होंगे। उनकी बात सुनकर यानली कहती है, हे भगवान, आशियन कहाँ पर चला गया? बाबा और जंगशा आने ही वाले होंगे। अगर वो मुझे जल्दी नहीं मिला तो माँ बहुत डांटेगी। वो बाकी दासियों की तरफ मुड़कर कहती है कि तुम लोगों ने उसे कहीं भी जाते हुए नहीं देखा। वैसे तो तुम लोग उसके चारों तरफ घूमती रहती हो। आज वो कहाँ चला गया तुम लोगों को बिना बताए? इस पर सभी दासियों ने एक दूसरे को देखा। यानली कहती है, ठीक है, चलो वापस चलते हैं। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। जहाँ हो सकता था मैंने उसे वहाँ ढूंढ लिया। वैसे वो गया कहाँ होगा? वो अपनी दासियों के साथ वापस महल की तरफ आ रही थी। तभी एक बच्चे से टकरा गई। वो बच्चा नीचे गिर गया था। यानली उसे उठाते हुए कहती है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? इस तरीके से कहाँ दौड़ कर जा रहे हो? इस पर वो बच्चा कहता है, राजकुमारी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो पहाड़ी के पीछे जो नदी का किनारा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, जहाँ पर हम तीरंदाजी की प्रैक्टिस करते हैं। यानली उसे देखकर कहती है, इस समय तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो? तो वो बच्चा कहता है, क्योंकि वहाँ पर शियान गगा है। मेरे बाकी दोस्त भी वहाँ पर हैं। वो लोग कह रहे थे कि शियान गगा हमें आज कुछ दिखाने वाले हैं। यानली ने पहले अपनी दासियों की तरफ देखा, फिर वो उस बच्चे की तरफ मुड़कर कहती है, आशियान वहाँ पर है। इस पर उस बच्चे ने नोट किया। यानली कहती है, वो वहाँ पर क्या कर रहा है? वो कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन शियान गगा कल बता रहे थे कि वो हमें कुछ दिखाने वाले हैं, इसलिए मैं वहीं पर जा रहा हूँ। यानली उसे रोककर कहती है, मुझे भी रुको, मैं भी आ रही हूँ। यानली को जाता देखकर उसकी जो दासियाँ थी वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। वो लोग नदी के किनारे पहुँच गए थे। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर एक ज़ोर का धमाका हुआ। इससे यानली, वो बच्चा और उसकी दासियाँ वहीं पर रुक गए। वो लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। यानली उन लोगों की तरफ देखकर कहती है, ये किस तरीके की आवाज़ थी? इस पर वो दासियाँ कहती हैं, पता नहीं राजकुमारी। फिर वो आगे बढ़ने लगे। यानली विंग को आवाज़ देकर कहती है, आशियन, आशियन, क्या तुम यहाँ पर हो? तभी उसकी नज़र आगे कुछ बच्चों पर पड़ी जो कि भागकर उसकी ही तरफ आ रहे थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनके पूरे कपड़े मिट्टी से ख़राब हो रखे थे और चेहरे पर भी कुछ लगा हुआ था। वो यानली के पास आकर रुक गए। वो लोग बहुत तेज़ से हाँफ रहे थे। यानली उनके सामने बैठकर कहती है, ये तुम लोगों को क्या हुआ?
वो उनके कपड़े साफ कर रही थी। ये तुम लोगों की ऐसी हालत किसने की? वो बच्चे अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। उनमें से एक खांसते हुए कहता है, शियान गग्गा। ये सुनकर यालनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो कहती है, क्या हुआ शियान गग्गा को? तभी दूसरा बच्चा कहता है, ये सब कुछ शियान गग्गा ने किया है। तभी यालनी की नज़र उनके पीछे से आते वुइंग पर गई, जिसकी हालत उन बच्चों से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके कपड़े भी मिट्टी में ख़राब हो रखे थे और चेहरे पर भी कुछ लगा हुआ था। वो भी खांसते खांसते उनके पास आया। यालनी उसके पास गई, उसके चेहरे को साफ करके कहती है, आशियन, ये क्या हालत बना रखी है? ये कैसा हुआ? तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे? यालनी अभी भी उसका चेहरा साफ कर रही थी। उसने वुइंग के बालों को भी साफ किया और उसके चेहरे से उसके बालों को हटाया। जैसे ही विंग ने यालनी को देखा, उसकी सिल्वर सी आंखें चमकने लग गई थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वे वुशियान, जियांग पेंगमियान और मैडम यू का अडॉप्टिव सन, जो एक ओमेगा है, जो अपनी होशियारी, नटखटपन और अपनी बहादुरी के लिए पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फेमस है। वे वुशियान को किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि वो कभी भी जियांग कबीले से बाहर नहीं गया है। लेकिन एक दो लोग जिन्होंने उसे देखा है, उनका मानना है कि शायद वे वुशियान कल्टीवेशन दुनिया का सबसे खूबसूरत ओमेगा है, क्योंकि उन्होंने उसके जैसा सुंदर ओमेगा आज से पहले कभी नहीं देखा। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वे वुशियान अल्फाओं से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके पास ऐसी ऐसी स्किल्स हैं जो किसी भी अल्फा को मात दे सकती हैं। यानली वुइंग के हंसते हुए चेहरे को देख रही थी। वो उसे छूते हुए कहती है, आशियन, ये सब कुछ क्या हो रहा है? इस पर वुइंग ने पाउट किया। वो कहता है, शिजिए, देखो ना, सब कुछ खराब हो गया। यानली ने पहले वुइंग की तरफ देखा और फिर उन बच्चों की तरफ। वो कहती है, तुम कर क्या रहे थे? तभी उन बच्चों में से एक कहता है, शियान गग्गा ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें जादुई तितलियां दिखाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। और उन्होंने देखिए ये सब कुछ क्या किया। उस बच्चे की बात सुनकर यानली ने वुइंग की तरफ देखा, जो अभी इधर उधर देख रहा था। यानली उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहती है, आशियन, तुमने क्या किया है? इस पर वुइंग नर्वसली कहता है, वो शिजिए, मैंने एक तालिस्मान बनाया था। वो मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने जादुई तितलियों के बारे में पढ़ा है, तो मैं उन्हें बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था किस तरीके की गड़बड़ हो जाएगी। वो तालिस्मान फट गया। वुइंग की ये बातें सुनकर पीछे खड़ी दाशियों ने अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लिया था और वो खुद को हंसने से रोक रही थी, लेकिन वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। यानली ने भी उन लोगों को देखा और वो भी खुद की हंसी को रोक नहीं पाई। वो हंसते हुए कहती है, आशियन, मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ गड़बड़ मत करना। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि तुम्हारे दिमाग में इस तरीके के खुराफाती आइडियाज़ आते कहाँ से हैं। विंग पैर पटक कर कहता है, शिजिए, आप मेरा मजाक उड़ा रही है, देखिए मेरी क्या हालत हो गई है। यानली हंसते हुए कहती है, आशियन, तुम्हें अपनी हालत की पड़ी है, तुम इन बच्चों को देखो। अगर इनके पेरेंट्स ने इन्हें इस तरीके से देखा तो वो क्या सोचेंगे? तभी पीछे से एक दासी कहती है, राजकुमारी, पहले आप इस बात की चिंता कीजिए कि अगर महारानी यू ने राजकुमार वे को इस तरीके से देखा तो वो क्या करेंगी। यानली वुइंग और बच्चों को लेकर तालाब के किनारे आ गई थी। वो उनका चेहरा साफ कर रही थी। तभी उनके पास एक सैनिक आया। वो कहता है, राजकुमारी, कुल प्रमुख जियांग और राजकुमार जियांगचंग आ गए हैं। महारानी आप लोगों को ढूंढ रही है। यानली ने उस सैनिक से कहा, ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। फिर उसने जल्दी जल्दी वुइंग का चेहरा साफ किया। वो उसके कपड़ों को झाड़ते हुए कहती है, आशियन, लो, ये साफ हो गए हैं, अब मेरे साथ जल्दी चलो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और न जाने तुम क्या क्या हरकतें करते रहते हो, अब तुम मेरे साथ चलो। वो अपनी दाशियों की तरफ देखकर कहती है, तुम इन बच्चों को साफ करो और हाँ, इन्हें इनके घर छोड़ देना। सब लोगों ने इस बात पर नोट किया। यानली विंग का हाथ पकड़कर उसे वापस महल की तरफ ले जाने लगी। विंग यानली के पीछे जाते जाते कहता है, शिजिए, बाबा और जंगशा इस बार जल्दी आ गई ना? मतलब
उन्होंने बताया था कि जंक्षा को चोट लगी है। मुझे लगा था कि वो कुछ दिन वहीं रहेगा। यानली उसकी तरफ देखकर कहती है, हाँ मैंने भी यही सोचा था, लेकिन चलो अब वो लोग आ ही गए हैं तो देख लेते हैं। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं जंक्षा को कितनी चोट लगी होगी। वो लोग महल में पहुंचे। मैडम यू उन दोनों को देखकर कहती है, यानली, आइंग, तुम दोनों कहाँ पर थे? मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रही हूँ। वो विंग को देखकर कहती है, ये तुमने क्या हालत बना रखी है, कहाँ थे तुम? इस पर विंग कहता है, वो माँ मैं अब बच्चों के साथ था। मैडम यू अपना हेड शेक करके कहती है, आइंग, तुम कोई बच्चे नहीं हो जो बच्चों के साथ खेल रहे हो। जियांग चेंग और तुम्हारे बाबा आ गए हैं, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी चलो। इसके बाद वो लोग दरबार में आ गए, जहाँ पर जियांग फेंगमियान, जियांग चेंग और बाकी लोग थे। विंग और यानली ने अपने बाबा को झुककर प्रणाम किया। फिर उन्होंने जंक्षा की तरफ देखा। विंग जंक्षा के पास गया। जब उसने जंक्षा के हाथ में लगी चोट को देखा तो वो उससे कहता है, जंक्षा तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? इस पर जियांग चेंग उसे देखकर कहता है, नहीं ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा ही लगा है। तभी जियांग फेंगमियान उसे देखकर कहते हैं, तुम दोनों अभी तक कहाँ पर थे? यानली कहती है, कहीं नहीं बाबा, हम बस नदी के किनारे थे कुछ बच्चों के साथ। विंग अपने बाबा को देखकर कहता है, बाबा क्या खबर है, युद्ध की कैसी स्थिति है, क्या सब कुछ ठीक है? इससे पहले कि जियांग फेंगमियान उसका कोई जवाब देता, पीछे से जंक्षा चिढ़कर कहता है, वेवुशियान तुम्हें क्या करना है? तुम्हें युद्ध और इन सब चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ध्यान रखो। वैसे भी तुम्हारी ये कैसी हालत हो रखी है, तुम अभी तक कर क्या रहे थे? विंग ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो कहता है, जियांग चेंग, ये तुम किस तरीके से बातें कर रहे हो? मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ और मैं बस युद्ध की स्थिति के बारे में पूछ रहा हूँ, ये जानने में क्या खराबी है? तो जियांग चेंग उससे कहता है, तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें क्या करना है? युद्ध हमें लड़ना है, जानकर क्या कर लोगे? इस बात से विंग चिढ़ गया था। फिर से उसका भाई उसे ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो एक ओमेगा है और वो कुछ भी खास नहीं कर सकता। विंग गुस्से में उससे कहता है, जियांग चेंग, तुम एक अल्फा हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो। तुम्हारी तरह मैं भी युद्ध लड़ सकता हूँ। बस बात इतनी सी है कि तुम लोगों का ईगो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जंक्षा गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहता है, वेवुशियान तुम? तभी मैडम यू कहती है, तुम दोनों अपना मुंह बंद करोगे? जब देखो तब लड़ते रहते हो। वेवुशियान तुम इतना भी नहीं सोच रहे हो कि वो अभी अभी जंग के मैदान से लौट कर आया है, उसे चोट लगी है और आते ही तुमने उससे बहस करना स्टार्ट कर दिया। विंग को ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। वैसे भी अब तो उसे आदत हो गई है ये सब कुछ सुनने की, चाहे उसके पास कितनी ही स्किल्स क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, चाहे वो सबके सामने खुद को साबित क्यों ना कर ले कि वो अल्फाओं से बेहतर है, फिर भी उसका ये सेकंड जेंडर ओमेगा उसे हर बार ये एहसास दिलाता है कि वो अल्फाओं से कमज़ोर है। उसे एक राजकुमार, एक योद्धा होने से पहले एक ओमेगा समझा जाता है, जिस चीज़ से विंग को बहुत ज़्यादा नफरत है। जियांग फेंगमियान की नज़र विंग के चेहरे पर थी। उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि विंग किस तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो उससे कहते हैं, आइंग यहाँ आओ। विंग ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। वो वहीं गुस्से में अपनी जगह पर खड़ा रहा। तो जियांग फेंगमियान कहता है, आइंग मैंने कहा यहाँ आओ। विंग अपना मुंह फुलाकर जियांग फेंगमियान के सामने खड़ा हुआ। जियांग फेंगमियान उसकी तरफ बढ़ा और उसने उसके हाथ को पकड़ा। वो उसके हाथ को आगे करके कहता है, ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? विंग के हथेली पर जलने के निशान थे। जब यानली ने उसे देखा तो वो थोड़ा डर गई। वो सोचती है, आशियन, हे भगवान, ये इसने अभी अभी जलाया होगा। विंग थोड़ा सा नर्वस हो गया था और वो नर्वसनेस में इधर उधर देखने लगा। उसने यानली की तरफ भी देखा जो खुद ही नर्वस लग रही थी। जियांग फेंगमियान फिर से कहते हैं, ये तुम्हारी हथेली पर क्या हुआ? तभी मैडम यू भी आकर देखती हैं। वो कहती हैं, ये हाथ कहाँ पर जलाया तुमने?
विंग अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, माँ बाबा कुछ भी नहीं है, कहीं लग गया होगा। इस पर मैडम यू कहती है, कहीं लग गया होगा, ये जला हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। क्या किया तुमने? फिर उसने यानली की तरफ देखा। वो कहती है, यानली इसने क्या किया है? तुम फिर से इसे बचा रही हो? तुम मुझे बताओगी? यानली को प्रॉब्लम में पड़ता देख विंग कहता है, माँ वो मैं बस तालिस्मान बना रहा था, उसी की वजह से जल गया। मैडम यू उसे डांटने ही वाली थी, लेकिन जियांग फेंगमियान ने उन्हें रोक लिया। वो विंग से कहता है, किस तरीके का तालिस्मान बना रही थी तुम? इस पर विंग कहता है, वो मैंने जादुई तितलियों के बारे में पढ़ा था जो संदेश भेजने के काम आती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाओ। जियांग फेंगमियान कहते हैं, तो क्या हुआ? इस पर विंग कहता है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बल्कि वो फट गया और मेरा हाथ भी जल गया। उसकी बात सुनकर जियांग फेंगमियान ने स्माइल की। वो उससे कहता है, ठीक है, तुमने ये सब कुछ कहाँ से पढ़ा है? तुमने जिस किताब से इसको पढ़ा है उसे मेरे पास लेके आना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुनकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कहता है, सच में आप मेरी मदद करेंगे? इस पर जियांग फेंगमियान ने नोट किया। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो कहता है, बाबा मैं भी उस किताब को ढूंढ कर लेके आता हूँ। वो वहाँ से चला गया। मैडम यू जियांग फेंगमियान की तरफ देखकर कहती है, अब उसकी इन उल्टी हरकतों में आप भी उसकी मदद कीजिए, आपने उससे बिगाड़ कर रखा है। जियांग फेंगमियान मैडम यू की तरफ देखकर कहते हैं, महारानी यू आप जानती हैं कि आइन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो जो भी करता है हमें उसे करने देना चाहिए, बल्कि हमें उसे इनकरेज करना चाहिए, तभी तो वो नई नई चीज़ें सीख पाएगा। मैडम यू ने इस पर अपना हेड शेक किया और वो वहाँ से चली गई। यानली जियांग चेंग के पास आई। वो कहती है, जंगशा चलो तुम भी आराम कर लो, तुम्हें चोट लगी है ना? जियांग चेंग भी यानली के साथ दरबार से बाहर आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि अपनी बाबा की बातें सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो एक अल्फा है, खुद को साबित करने के लिए वो इतनी मेहनत करता है, युद्ध में भाग लेता है और वहाँ से ज़ख्मी होकर भी आता है, फिर भी उसके फादर ने कभी भी उसे इतना अप्रिशिएट नहीं किया जितना वो वेवुशियान को करते हैं। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।